Good morning, students. I am Bhavani Singh, and today's topic is the preamble to Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो उद्देशिका है, जो प्रथम भाग है, प्रिम्बल है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 3 वीडियोस बने हैं पार्ट 3 तक, जिनमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ज़रूरत क्यों है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सब हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में। तो आज का हमारा ये वीडियोस टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करेगा, पार्ट 4, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल के बारे में जानेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में जानेंगे, विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ए ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल, उद्देशिका या प्रस्तावना जिसे हम बोलते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें विवरण दिया गया है, सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस, कि इसमें वो गाइडिंग पर्पस को सेट किया गया है कि किस लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के लक्ष्य क्या होंगे, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, और हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके सिद्धांतों के बारे में, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से प्रिंसिपल्स पे बना है, किन सिद्धांतों को ध्यान में रख कर के बनाया गया है, और गाइडिंग पर्पस क्या होंगे, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए जाने के लक्ष्य, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या प्राप्त करने वाले हैं, कौन से गोल्स हम अचीव करने वाले हैं। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। देखिए, ये जो भी वर्ड्स आए हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द मीन ऑफ सावरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया है और हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, सावरेन बनाना चाहते हैं, संप्रभु बनाना चाहते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। सोशलिस्ट, समाजवादी बनाना चाहते हैं, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं, और रिपब्लिक, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और सभी लोगों को हम किस तरह का जस्टिस दिलाना चाहते हैं कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले। किस तरह का न्याय मिले? सोशली उसे जस्टिस मिले, सामाजिक रूप से उसे न्याय मिले, मीन्स इक्वली उसे ट्रीट किया जाए। इकोनॉमिक उसे जस्टिस मिले, मीन्स आर्थिक रूप से भी उसे न्याय मिले, कि उसे भी आगे बढ़ने के सारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं वो अवेलेबल करवाए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से। एंड पॉलिटिकल, और राजनीतिक रूप से भी उसे न्याय मिले, कि प्रत्येक नागरिक को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, स्वतंत्रता मिले। लिबर्टी है स्वतंत्रता, कि उसे आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले, किसकी? थॉट्स की, कि जो भी वो सोचता है, एक्सप्रेशंस, जो भी उसके विचार हैं, बिलीफ, जो वो विश्वास करता है, फेथ भी विश्वास है, एंड वर्शिप, और पूजा। फेथ एंड वर्शिप है लास्ट में, तो ये भगवान के लिए जो विश्वास, जो स्पिरिचुअल पावर के लिए हम जो पूजा और विश्वास होता है उसके बारे में है ये, कि लिबर्टी मिले हमें सोचने की, अपने विचारों
को एक्सप्रेस करने की, विश्वास करने की और किसी भी धर्म को मानने की, फेथ एंड वर्शिप, किसी भी भगवान की पूजा करने की, तो ये सब स्वतंत्रताएं हमें मिले। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का गोल रहेगा। इक्वलिटी, समानता किस चीज़ की मिले? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, कि समाज में जो हमारा स्टेटस होता है उसकी समानता मिले। मीन्स समाज में इक्वलिटी का एक स्टेटस होना चाहिए सब नागरिकों का। रिच पुअर एक अलग मैटर है, लेकिन सबको एक सोशल जो एक स्टेटस होता है वो तो उनका इक्वल होना चाहिए। मीन्स गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स वगैरह है तो उन सब में उनका पार्टिसिपेशन से सबका इक्वली होना चाहिए, नहीं कि वहाँ पे किसी तरह से हम किसी को पार्शियलिटी करें, भेदभाव करें किसी तरह से। एन अपॉर्चुनिटी, और अवसरों की समानता भी उसे मिलनी चाहिए कि मीन्स किसी दूसरी क्लास का है, किसी रिच या अपर क्लास है, तो इस बेसिस पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। अगर कितना भी पुअर है तो अगर वो किसी भी जॉब को ऑक्यूपाई करने की क्षमता रखता है, एबिलिटी अगर उसमें है, तो उसे वो जॉब मिलेगी, या जितने भी गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा भी उसे मिलेगा। तो एक तो जो सामाजिक जो स्टेटस होता है वो भी इक्वल रहेगा और अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता भी उसे मिलती रहेगी। एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल, और इन सब को बढ़ाया भी जाएगा, इनको प्रमोट भी किया जाएगा। प्रमोट किया जाएगा फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को, भ्रातृत्व को। एश्योरिंग द, किसके साथ? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो डिग्निटी होती है, गरिमा होती है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा कि हर व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक गोल है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और हमारे देश की एकता बनी रहे। यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता है कि हमारे देश की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे। इंटीग्रिटी के लिए आप अखंडता कह सकते हैं, एकता और अखंडता बनी रहे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि इस संविधान सभा में आज दिस 26th डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर 1949, कि आज संविधान सभा में हम 26 नवंबर 1949 को, 26th डे ऑफ नवंबर 1949 को हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, इनेक्ट करते हैं, आत्मसात करते हैं। एंड गिव टू अवर सेल्वेज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने आप को सौंपते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमने ही बनाया और हमारे लिए बनाया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हम अपनाते भी हैं, आत्मार्पित करते हैं, आत्मसात करते हैं और इसे लागू करते हैं। अब देखिए कुछ एक वर्ड्स हमने पीछे देखे थे इसमें, प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जैसे सावरेन था, सेक्युलर था, सोशलिस्ट था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। तो सिंपल लैंग्वेज में उनके अर्थ क्या होंगे? द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द प्रिम्बल, वी द पीपल। देखिए पहला जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी प्रिम्बल का, प्रस्तावना का, वो है वी द पीपल, हम भारत के लोग। सिग्निफाई दैट पावर इज़ अल्टीमेटली वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या सिग्निफाई करता है, ये हमें क्या बताता है? वी द पीपल सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, वी द पीपल, हम भारत के लोग। ये इंडिकेट करता है, ये सिग्निफाई करता है दैट पावर इज़ अल्टीमेटली वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया के लोगों ने ही मिल करके बनाया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी लोग गए हैं, चाहे वो इलेक्ट होके गए हों, चाहे नॉमिनेट होकर के गए हों, भेजा तो यहाँ की जनता ने है। ठीक है, तो ये सिग्निफाई करता है कि अल्टीमेट जो पावर होगा ना, सर्वोच्च जो शक्ति होगी वो भारत के लोगों में ही है। तभी कहा गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन सर्वोच्च शक्ति जो अल्टीमेट पावर होता है वो भारत के लोगों में ही निहित है। वो किस तरह से, आप थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लीजिए
कि वैसे तो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम पावर या सुप्रीम अथॉरिटी, कि किसी भी देश में या हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है। लेकिन देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास ऐसे उपाय हैं कि वो इनको अमेंडमेंट कर सकती है, इनमें संशोधन कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कई आर्टिकल है उनको बदल सकती है, नए आर्टिकल जोड़ती भी रहती है, ठीक है। तो और उस गवर्नमेंट को इलेक्ट किसने किया है? हमने किया है, हमने उनको ये पावर दिया है। तो लास्ट में जो ओवरऑल अल्टीमेट पावर है वो हमारे पास है। अगर हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरह से बदलना है तो वो भी हम पर ही डिपेंड करता है कि इसमें क्या बदलना है, क्या कुछ नया ऐड करना है। So far the preamble has been amended only once in 1976 by 42nd Amendment, which inserted the words socialism, secularism and integrity। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कई बार चेंजेस किए गए, कई बार अमेंडमेंट किए गए, बहुत सारे आर्टिकल्स नए ऐड किए गए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब ओरिजिनली उसमें 395 आर्टिकल थे। ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे, लेकिन अब शायद 450 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिम्बल है, जिसे हम आधारशिला कह सकते हैं, जिसे बेसिस कह सकते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें आज तक एक बार ही अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है, केवल एक बार 1976 में ही अमेंडमेंट किया गया था। जो 42nd अमेंडमेंट था उस समय तक 42 संशोधन हो चुके थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, उसमें 1976 तक 42 अमेंडमेंट संशोधन चेंजेस हो चुके थे। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट है ये किया गया, और केवल एक ही बार ऐसा ये मौका है, चांस है, जिसमें हमने हमारी प्रस्तावना में, प्रिम्बल में संशोधन किया है, और हमने 3 नए वर्ड इसमें ऐड किए। कौन से? सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है, इन शब्दों को जोड़ा गया। तो एक ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन है इन सब कॉन्सेप्ट का आगे दिया गया है। मीन्स ये जो वर्ड्स आए हैं आपके पास से, का मतलब क्या होता है। सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा था सावरेन। देखिए हिंदी में इसे बोलते हैं संप्रभुता। इट मीन्स फ्री टू फॉलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। भारत पूरी रूप से स्वतंत्र है, भारत की गवर्नमेंट पूरी रूप से आज़ाद है इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ बनाने के लिए, कि भारत में किसी भी तरह की नीतियां अगर जारी करनी है या लागू करनी है, इंटरनल किसी भी तरह की पॉलिसीज़ को बनाना है भारत के लोगों के लिए, तो भारत की गवर्नमेंट बना सकती है बिना किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट से डिस्कस किए, बिना किसी दूसरे देश के गवर्नमेंट से डिस्कस किए। और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ में भी भारत पूरी रूप से स्वतंत्र है, कि हमें अमेरिका के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं वो भारत की गवर्नमेंट तय करेगी अपने बेसिस पे, ना कि वो रशिया से या किसी दूसरे देश से पूछने वाली है या परमिशन लेने वाली है कि हमें अमेरिका के साथ कैसे फॉरेन रिलेशंस रखने हैं। तो भारत की गवर्नमेंट पूरी तरह से स्वतंत्र है इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ को डेवलप करने में, बनाने में। नेक्स्ट है सेक्युलर, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहते हैं। इट मीन्स नो पर्टिकुलर रिलीजन इज़ प्रिफर्ड। किसी भी धर्म को भारत में वरीयता नहीं दी गई है। बहुत सारे देश हैं अरब कंट्रीज़ के और इनके, जिनमें एक पर्टिकुलर रिलीजन है, उसे स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया है। मीन्स वहाँ पे उस रिलीजन के लोगों को ज़्यादा, हम कह सकते हैं, बेनिफिट मिलते हैं और माइनॉरिटीज़ हमेशा परेशान रहती है। तो भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी जो रिलीजन है उसे वरीयता नहीं दी गई है। मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। यहाँ पर सब धर्म समान हैं, भारत में सब धर्म समान हैं। मीन्स कोई भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो है नहीं। प्रैक्टिकली अगर कुछ होता है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन नहीं होता ऐसा। तो सेक्युलर इट मीन्स नो पर्टिकुलर रिलीजन इज़ प्रिफर्ड, कि भारत में किसी भी धर्म को वरीयता नहीं दी गई है। ऑल रिलीजन इज इक्वल, सब धर्म समान हैं।
और स्टेट भी ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए या कुछ अलग से ऐसी एक्स्ट्रा पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है, सब धर्म समान है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। इट मीन्स सोशलिस्ट है समाजवादी। इट मीन्स नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी। देखिए इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति इससे किसी दूसरे तरीके से पावर और मनी का कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। मीन्स पैसे इकट्ठे, हम कह सकते हैं धन या पूंजी इकट्ठा नहीं कर पाएगा। देखिए दो तरह की आइडियोलॉजी होती है, एक होती है कैपिटलिस्ट पूंजीवादी और एक होती है सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, जैसे अमेरिका जैसे देश हैं जिनमें लोगों के पास कितनी भी, हम कह सकते हैं कि पावर और मनी का वो कंसंट्रेशन कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। फोकस रहता है ऐसा कि लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, मुक्त बाज़ार होते हैं, फ्री मार्केट जिनको हम बोला जाता है। तो कितना भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी लोग कर सकते हैं, बिजनेस जो टाइकून्स हैं, कंपनियाँ हैं, सब कर सकती है। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा ये फोकस किया गया है कि जो डाउन ट्रोडन बैकवर्ड जो लोग हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट है वो किसी तरह से ऐसे एफर्ट्स करते रहे कि वो भी इक्वली ट्रीट होते रहें समाज में और उनको भी सारे बेनिफिट मिलते रहें और वो गरिमा के साथ जीते रहें। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी बड़े क्लासेस हैं, बड़े वर्ग हैं, अपर क्लासेस हैं, जो ज़्यादा रिच लोग हैं, तो उन पे टैक्स इम्पोज़ किया जाता है और टैक्स इम्पोज़ करके उनसे जो भी पैसा मिलता है वो देश के डेवलपमेंट में काम लिया जाता है। तो इस तरह से ये दिखता है कि इंडिया एक सोशलिस्ट नेशन है। डेमोक्रेटिक, इट मीन्स रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। डेमोक्रेटिक का मतलब है डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक नेशन, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश, इट मीन्स रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब है कि भारत में जो व्यक्ति भी या जो भी गवर्नमेंट या जो भी बॉडी या ऑर्गन है जो शासन करने वाला है, भारत को गवर्न करने वाला है, वो इलेक्ट होकर के आएगा। ठीक है, उसका प्रोसीजर है इलेक्शन प्रोसीजर, वो इलेक्ट होकर के आएगा और इंडिया को गवर्न करेगा। नेक्स्ट आपका एक वर्ड था रिपब्लिक, गणतंत्र। इट मीन्स नो रूम फॉर हेरिडिटरी रूलर और मोनार्क, जैसा कि पहले होता था, मोनार्की होती थी, राजा होते थे और एक सिस्टम चलता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जगह नहीं है आनुवंशिक जो वंशानुगत शासन के लिए और राजतंत्र के लिए। वंशानुगत शासन, राजतंत्र मीन्स राजा, फिर उसके बाद सन है वो राजा बन जाएगा, फिर उसका जो सन है वो राजा बन जाएगा। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हमारे लीडर हैं, वो इलेक्ट किए जाएंगे, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो करते रहेंगे, अदरवाइज़ उनको अगले 5 साल बाद में या जब भी री इलेक्शन होते हैं हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से इंडिया एक रिपब्लिक नेशन भी है। नेक्स्ट है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ सम डिस्टिंक्ट एंड यूनिक फीचर्स आर कंपेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूशन टू द वर्ल्ड। देखिए भारत में कुछ एक अनूठी, भारतीय संविधान में कुछ अनूठी विशेषताएं हैं, जैसा कि B.R. अम्बेडकर ने कहा था। मीन्स दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ कुछ यूनिक फीचर्स मिलते हैं, कुछ अनूठी विशेषताएं हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी पुट्स इट, द फ्रेमर्स हैड ट्राइड टू एक्यूमुलेट एंड अकोमोडेट द बेस्ट फीचर ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस कीपिंग इन व्यू द पेक्युलर प्रॉब्लम्स एंड नीड ऑफ आवर कंट्री। तो B.R. अम्बेडकर जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से फ्रेम किया कि दूसरे देशों के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से जो भी अच्छे फीचर्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जा सकें। मीन्स दूसरे देशों में जो भी अच्छे फीचर्स थे उनको एक्यूमुलेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस तरह से मतलब जो देश की उस समय की आवश्यकताएं थी उनको पूरा करे और जो देश की समसामयिक उस समय की जो समस्याएं थी उनका निराकरण भी कर सके और हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा भी कर सके। तो इस तरह से भीमराव अम्बेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को
फ्रेम किया। कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। फर्स्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे देशों में है, एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में है, और अगर हम कहें अनरिटन कहाँ है तो हम कहेंगे ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लिखा हुआ नहीं है, वो केवल परंपराओं पे चलता है, ठीक है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा गया है, जो डॉक्यूमेंटेड किया गया है, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट, पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल। और कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बैलेंस किया गया है कि ये कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है, कि कुछ एक ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें आसानी से अमेंडमेंट कर सकती है गवर्नमेंट। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एक आर्टिकल को आराम से बदला जा सकता है, जबकि कुछ एक ऐसे आर्टिकल हैं जो मेन बेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, मेन पिलर हैं, उनको एक रिजिड प्रोसेस होती है, एक कठोर प्रक्रिया है, मतलब स्टेट असेंबली तक परमिशन लेनी होती है उसमें, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट असेंबली से भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो एक बड़ी रिजिड प्रोसेस है, क्योंकि वो बेस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के वो आर्टिकल। तो अगर उन्हें किसी भी तरह से अमेंड करना है, संशोधन करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए एक कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो लोकतांत्रिक गणतंत्र है भारत, मीन्स यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट किया जाता है, और किसी भी तरह से हेरिडिटरी सिस्टम नहीं है, वंशानुगत मोनार्की या किसी तरह से वंशानुगत शासन नहीं है, हेरिडिटरी सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय सरकार है, मीन्स इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म है, मीन्स एक संसद है, उसके 2 हाउस होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है फेडरेशन। फेडरेशन होता है संघ, मीन्स इंडिया स्टेट्स का एक फेडरेशन है, मीन्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी के कंट्रोल में रह कर के सारे स्टेट्स काम करते हैं। फेडरेशन है, संघ है, ठीक है ना, मीन्स संघात्मक शासन व्यवस्था जिसे बोला जाता है। स्टेट्स को अपने कुछ पावर दिए गए हैं, वो फ्रीली उन पावर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से अगर वो एनक्रोच करते हैं तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट वहीं पर रोकने का काम करता है, कि स्टेट्स अगर अपनी बाउंड्री से बाहर अगर काम करने लग जाएं तो। अदरवाइज़ वो फ्रीली अपने जो भी स्टेट लिस्ट में जो भी काम उनको दिए गए हैं वो स्टेट लिस्ट के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो 6 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो वो भी एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। मीन्स राइट टू स्पीच है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, रिलीजन का। तो इस तरह से 6 जो हमें अधिकार दिए गए हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं एक तरह से। अगर हमें इन अधिकारों का पूरा पता है और इनका हम सही तरह से यूज़ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा, मीन्स कॉमन एक जो पर्सन है, कॉमन सिटीजन है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने आप को फील करेगा। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व इन्हें बोला जाता है, कि स्टेट पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी नई पॉलिसी बनाएगी, नया लॉज बनाएगी, नया कानून बनाएगी स्टेट लिस्ट पे, तो वो हमेशा कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनका ध्यान रखेगी, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस को किसी तरह से इससे नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि इन प्रिंसिपल्स का ध्यान में रख कर के पॉलिसी बनाई जाएगी, जिससे किसी का एक्सप्लोटेशन ना हो, सब लोग इक्वली ट्रीट होते रहें, तो इस तरह से पॉलिसी को बनाया जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं 11, कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मीन्स जब हमें राइट्स मिलते हैं तो उसके साथ ही उसका जो दूसरा पहलू है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी होता है, कि अब देश के लिए हमारे कुछ कर्तव्य भी होते होंगे। तो हमें जो 11 इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमें उनका पालन भी करना होता है, उनको फॉलो करना होता है, उनको मानना होता है। सेक्युलर स्टेट, जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मीन्स यहाँ कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सब धर्म समान है।
एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नाइन्थ जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हों, फिर स्टेट के अपने हाई कोर्ट्स होते हैं, और फिर हमारा एक सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट ऑफ द इंडिया है, ये सब इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, मीन्स गवर्नमेंट से स्वतंत्र हैं। इनका जो प्रोसीजर है इनको बनाने का, इनमें इलेक्शन का, नियुक्तियों का, ठीक है, तो वो इस तरह से बनाया गया है कि जितने भी जजेज़ हैं, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो बिना किसी प्रेशर के काम कर सके। तो इस तरह से बनाया गया है कि हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। मीन्स न्यायपालिका स्वतंत्र भी बनाई गई है और इतनी पावरफुल भी बनाई गई है कि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्ट करती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगे, तो हमारी जुडिशियल सिस्टम, हमारी जुडिशरी गवर्नमेंट को भी रोक सकती है, ठीक है, डिक्लेयर कर सकती है किसी भी पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर वो है तो। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। मीन्स सबसे पहले हम भारत के नागरिक हैं, बाद में हम ये सोचते हैं कि हम राजस्थान के हैं या हम बिहार के हैं या कहीं और के। जैसा कि अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप है कि पहले वो अपनी स्टेट के नागरिक हैं, जो भी कैलिफोर्निया वगैरह, शिकागो, ठीक है, तो पहले वो वहाँ के नागरिक हैं और उसके बाद वो अमेरिका के नागरिक हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। और इतना ही आपको याद रखना है कि ये इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए, यूनिटी को बनाए रखने के लिए ये सिंगल सिटीजनशिप का फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। तो आई होप आपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा चैप्टर है उसे इजी वे में समझा होगा। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, इजी बनाने की कोशिश की गई है। तो आप किसी भी तरह की सजेशंस दे सकते हैं। और पिछले लास्ट वीडियोस में मैंने देखा है कि आप वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं, तो आप वीडियोस को पूरा देखिए, तभी आपको इन ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट मिल पाएगा। इस वीडियोस को पूरा देखिए और किसी भी तरह की अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा पढ़ना है तो आप ये कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा जाए, ठीक है, जियो का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, बता सकते हो आप। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरीज़ हैं उनको डाल सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इसमें कुछ और रह जाता है तो हम आगे देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो अब दूसरे टॉपिक पे होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को पूरा देखना है अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है ऑनलाइन क्लासेस का। थैंक्स।